बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं गाइडन का चैप्टर नंबर 66 की पार्ट 3 की वीडियो। इंशाल्लाह एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोडियम के एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करना है। वो ये बता रहे हैं हमारी जो इंटेस्टाइन सिक्रीशंस कर रही होती है ना, एक दिन में 20 to 30 ग्राम सोडियम उन सिक्रीशन में रिलीज हो रहा है। तो जाहिर बात है ये भी हमने रीअब्जॉर्ब करना है। और इसी तरह से 5 to 8 ग्राम सोडियम एक दिन में हम अपनी डाइट से ले रहे होते हैं, तो इसको भी रीअब्जॉर्ब करना है। तो टोटल देखा जाए तो एक दिन में हमने 25 to 35 ग्राम ऑफ सोडियम को अपनी गट में से रीअब्जॉर्ब करना होता है। और ये अगर टोटल बॉडी की सोडियम देखा जाए तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा परसेंटेज बनती है, क्योंकि आपकी बॉडी में टोटल सोडियम है तकरीबन 200-250 ग्राम के करीब है। ठीक है, तो ये 25-35 ग्राम जो है ये 1/7 ऑफ द टोटल बॉडी सोडियम बनते हैं। तो इसको रीअब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी है। अगर कोई डायरिया वगैरह है, ऐसी सिचुएशन है कि हम इसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो बॉडी का सोडियम बहुत जल्दी कम हो जाएगा और इस तरह से बॉडी के लिए बहुत डैमेजिंग फैटल कंडीशन हो सकती है। डन के बाद अब हम देखते हैं कि सोडियम की एब्जॉर्प्शन करते हैं किस तरह से है। ये देखिएगा, ये हमारे पास एक एपिथेलियम का सेल है जिसकी एक साइड पे लुमेन है और एक साइड पे आपके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। डन के बाद ये अंदर वाली साइड है। इस साइड पे देखिएगा हमारे पास यहाँ पे पंप्स मौजूद हैं, सोडियम पोटेशियम पंप्स। ठीक है, तो ये लेटरल मेम्ब्रेन्स पे और बेजल मेम्ब्रेन पे, जिसको हम कहते हैं ओवरऑल हम नाम दे देते हैं बेजल लेटरल मेम्ब्रेन। ठीक है, लेटरल और बेजल मेम्ब्रेन पे आप देख सकते हैं हम एटीपी यूज करके यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सोडियम को सेल से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है ये एटीपी यूज करता है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एटीपी यूज कर रहे हैं और सोडियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा के सोडियम को सेल से बाहर निकाल रहे हैं। जब सोडियम को सेल से बाहर निकालेंगे तो सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है जी, जब सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई तो अब ल्यूमेन से सोडियम जो है वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा, यानी जहां गट से हमने अब्सॉर्ब करना था वहां से सोडियम इस सेल के अंदर आ जाएगा। इस सेल के अंदर आएगा, हम फिर उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बाहर निकाल देंगे। इसी तरह यहां से आपके पास सोडियम अंदर चला जाएगा और हम उससे आगे उसको बाहर निकालते चले जाएंगे। अच्छा, ये जो सोडियम अंदर आ रहा है ना, ये खास चैनल्स के थ्रू आता है। उन चैनल्स के साथ ये कुछ और सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट भी करवा देता है। जिस तरह हम देख सकते हैं कुछ चैनल्स में सोडियम के साथ अमाइनो एसिड की भी को ट्रांसपोर्ट हो गई है, या सोडियम के साथ ग्लूकोज की भी को ट्रांसपोर्ट हो गई है, या सोडियम अंदर आ रहा है हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन की काउंटर ट्रांसपोर्ट हो गई है। इन कॉन्सेप्ट्स को वैसे तो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हुए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, लेकिन हम मजीद डिटेल के साथ इनको भी डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, जब ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की ऑप्शन देखेंगे ना तो मजीद डिटेल से इसको देख लेंगे। तो ये अच्छा, ये चीज देख लेगा। यहाँ पे कह रहे हैं सोडियम इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड। तो एक्टिवली वो बेसिकली इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें तो इसमें एनर्जी तो यूज हो रही है ना, ऑल्दो ल्यूमेन से अंदर आने में कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही। ये जो ट्रांसपोर्ट है इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही है, तो सिंपली इसलिए हो रही है ना क्योंकि अंदर सोडियम थोड़ा है। ठीक है, लेकिन अंदर सोडियम थोड़ा करने के लिए हमने एनर्जी यूज की है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एनर्जी यूज किया, तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्टिवली इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक होगी बात। फिर ऑस्मोसिस ऑफ वाटर में सिंपल सी बात है, देखें जब हम आयंस को अंदर भेजते चले जा रहे हैं तो अंदर आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, बाहर थोड़ी हो जाएगी, और वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन, इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल चीज है। एल्डोस्टेरॉन के रोल को देखिएगा। एल्डोस्टेरॉन बेसिकली सोडियम की एब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है, सोडियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। सही है, जब ये सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाएगा, एक पॉजिटिव आयन की एब्जॉर्प्शन करवा रहा है ना, तो क्लोरीन भी शर्म खा के अंदर आती है कि यार पॉजिटिव आयन जा रहे हैं मुझे भी जाना चाहिए। सोडियम क्लोरीन जब अंदर आती है, जारी बात है आयंस अंदर आएंगे तो वाटर भी अंदर आएगा। तो यही बेसिकली मैकेनिज्म है जो हम किडनीज में भी पढ़ते हैं। आपको पता होगा जब हम किडनीज को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं एल्डोस्टेरॉन कंसंट्रेटेड यूरिन बनवाता है, या हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है। तो वहां पे बेसिकली काम इसका यही है कि एल्डोस्टेरॉन सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवा देगा, और सोडियम के एब्जॉर्प्शन की वजह से क्लोराइड भी आ जाएगा, और जब इतने आयंस अंदर आ जाएंगे तो वाटर भी आ जाएगा। तो अल्टीमेटली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो ये करवा रहा है, डायरेक्टली ये क्या कर रहा होता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन। और गट पे देखे तो खास तौर पे कोलोन के अंदर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कर रहा होता है, क्योंकि कोलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह जो होते हैं ये वो जगह होती है जहां पे सारा सोडियम जो होता है हम उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। फीसेस में हम थोड़ा सा भी सोडियम जाया नहीं होने देते। गुड हो गई बात। तो यहां तक हमारे पास सोडियम की डिटेल्स वगैरह थी। फिर देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लोराइड आयंस बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले जो लुमिनल मेम्ब्रेन है ना, ये वाली मेम्ब्रेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारे पास एक्सचेंजर मौजूद जिसको हम कहते हैं क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। ये लिखा हुआ है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। ठीक है, इसको आप ब्रश बॉर्डर ऑफ द मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, या ये वो विलाई वाली साइड ना, यानी कि लुमिन वाली साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोराइड अंदर आ रहा है और अपने एक्सचेंज में बाइकार्बोनेट को बाहर भेज रहा है। ठीक हो गई बात। तो ये एक सिंपल सा आपके पास एक्सचेंज मौजूद है। जब क्लोराइड अंदर आता जाएगा तो अंदर क्लोराइड जमा होना शुरू हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे बेजल मेम्ब्रेन में चैनल के थ्रू ये क्लोराइड बाहर निकल जाता है, तो हम कहते हैं क्लोराइड चैनल्स। सही हो गई बात। तो क्लोराइड की बड़ी सिंपल सी चीज है, पहले आपको पता होना चाहिए क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर होता है, और फिर दूसरी साइड पे क्लोराइड चैनल होते हैं जो कि क्लोराइड को पीछे बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो कोई इसमें ऐसा मुश्किल चीज नहीं है। फिर देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। अच्छा, बाइकार्बोनेट की ना एब्जॉर्प्शन भी होती है,
सिक्रीशन भी होती है। दोनों चीजों को भी हम देखते हैं। पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन को। लो जी देखो हो क्या रहा है, सोडियम की एब्जॉर्प्शन तो डिस्कस करिए ना, यहाँ सारे हमने सोडियम की एब्जॉर्प्शन देख ली है। मैंने कहा था सोडियम के एब्जॉर्प्शन के साथ कुछ और ट्रांसपोर्ट हो रही है, जिस तरह सोडियम अंदर आ रही है साथ अमीनो एसिड भी अंदर आते हैं, सोडियम अंदर आ रही है ग्लूकोज भी अंदर आ रही है, और इस चैनल को अगर आप देखें सोडियम अंदर आ रही है और हाइड्रोजन बाहर जा रही है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सोडियम की एब्जॉर्प्शन की वजह से हाइड्रोजन बाहर जा रही होती है। ये हाइड्रोजन पता क्या करती है, ल्यूमेन में जो बाइकार्बोनेट मौजूद है ना उसके साथ बाइंड करती है। जब बाइंड करेगी तो ये बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही है ना, बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन हो तो वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, और ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक करके फॉर्म करता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड ब्रेक करके क्या फॉर्म हुआ जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड आराम से एब्जॉर्ब होगी, ब्लड में जाएगी, आपको पता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाती है, फिर अल्टीमेटली लंग्स से हम उसको निकाल देते हैं, और वाटर को ऐसा इशू नहीं है। तो ये तो थी एब्जॉर्प्शन। फिर देखते हैं सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट, तो वो चैनल हम पढ़ तो चुके हैं, ये अभी पढ़ा तो हमने क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। इसमें हमने कहा था क्लोराइड अंदर आ रही है तो बाइकार्बोनेट बाहर जा रही होती है। तो ये जो बाइकार्बोनेट को बाहर भेज रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि गट के अंदर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन तो होती है, उसको कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, वो सारी डिटेल्स हैं। और उसके अलावा जो सिक्रीशन कर रहे हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एल्कलाइन बाइकार्बोनेट दें तो वो न्यूट्रलाइज कर सके एसिडिटी को। जहां तक बात क्लियर है, ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है। फिर आती है एक्सट्रीम सिक्रीशन ऑफ क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस, वाटर फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे ना बेसिकली बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। इंटेस्टाइन के अंदर की वॉल को देखें ना आप, तो वॉल में हम देखते हैं एक तो इन्वेजिनेशन होती हैं, ठीक है, जिनको हम क्रिप्ट्स कह रहे होते हैं, खासतौर पर स्मॉल में क्रिप्ट्स और लिम्बोकुम का जिक्र कर रहे होते हैं हम, ठीक है। और फिर इसी तरह से हमारे पास फोल्डिंग्स भी मौजूद होती हैं, जिनमें आपको पता है विलाई होते हैं, माइक्रो विलाई होते हैं, वो सारा कुछ होता है। लेकिन आपके पास क्रिप्ट्स भी मौजूद हैं और फोल्डिंग्स भी मौजूद हैं। अब होता बेसिकली क्या है, ये जो डीप फोल्ड्स के अंदर मौजूद सेल्स है ना, यहाँ के जो एंटेरोसाइट्स हैं, यहाँ के सेल्स की होती रहती है माइटोसिस, ठीक है। यहाँ के सेल्स आपके पास डिवाइड करते जाएंगे, माइटोसिस होती रह जाएगी, और माइटोसिस होकर ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को ट्रेवल करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, और यहाँ पे फाइनली जाके जो ऊपर के सेल्स हैं उनको शट ऑफ कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो यानी कि ऊपर वाले सेल्स ओल्डर सेल्स होते हैं और नीचे वाले सेल्स बिल्कुल यंगर सेल्स हैं। यानी यहाँ पे सेल प्रोड्यूस होता चला जाएगा और यहाँ से सेल जाया करते जाएंगे हम। इस तरह से इसको निकाल देंगे, गट के अंदर चला जाएगा, ये फीसेस में चला जाएगा। ये गट का ल्यूमेन है ना बेसिकली, यहाँ पे आपके पास ये बेसल मेम्ब्रेन वाली साइड है, ये ल्यूमेन वाली साइड है। तो ये ऊपर से सेल जनाब, ये जनाब वाली सेल जो है ये कट के ऊपर चला जाएगा और नीचे से और प्रोड्यूस होते चले जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये सारे सेल्स थोड़े से और ऊपर धकेल देंगे, फिर और सेल्स कटती है और ऊपर धकेल दिए, ठीक है। तो इस तरह से सेल्स हमारे पास रिप्लेस होते चले जाते हैं। अब ये जो यंगर सेल्स है ना, यंगर सेल्स हमारे पास सिक्रीशंस कर रहे होते हैं, ठीक है। यंगर सेल्स यहाँ पे वाटर को, आयंस को, इलेक्ट्रोलाइट को सिक्रीट कर रहे हैं, और जो ऊपर ओल्डर सेल होते हैं वो एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं। इसका ये एक वाटरी व्हीकल होती है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका फायदा ये होता है, देखो वाटर यहाँ से निकल रहा है, बहुत ज्यादा सारा वाटर निकल रहा है ये जनाबे वाली, और यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये हमारी एब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प करता है? मिसाल के तौर पे आपकी इस गट के अंदर यहाँ पे ग्लूकोज मौजूद थी, ठीक है, ये वाटर निकला, इसने अपने साथ ग्लूकोज को भी अटैच किया और अंदर ले गया, तो इस तरह से थोड़ी सी ग्लूकोज भी वाटर के साथ अंदर ले जाएगी। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस सिस्टम चल रहा होता है कि वाटर नीचे सिक्रीट हो रहा है और ऊपर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। किस तरह सिक्रीशन होती है उसकी भी बात है। यहाँ पे हम कुछ आयंस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एटीपी यूज करके आयंस को बाहर निकालते हैं। जब मिसाल के तौर पर सोडियम को एटीपी करके बाहर निकाला, जब सोडियम को निकाला दूसरी आयन भी जाएंगे, वाटर की ऑस्मोसिस होगी, अल्टीमेटली यहाँ पे सिक्रीशन हो रही है और ऊपर आपके पास एब्जॉर्प्शन। अब होता बेसिकली क्या है, जब डायरिया होता है या कोई बैक्टीरिया आ गया, जिस तरह यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया हुआ है टॉक्सिन्स ऑफ कॉलेरा। कॉलेरा का जो टॉक्सिन्स होती है ना, वो यहाँ पे इस तरह का मसलन साइक्लिक एएमपी ज्यादा फॉर्म करवा देते हैं इन सेल्स में, जिसकी वजह से यहाँ पे सिक्रीशंस इंक्रीज कर जाती हैं। इतनी इंक्रीज कर जाती हैं कि वो हमारी एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटीज भी ज्यादा इंक्रीज कर गई हैं। मसलन अगर हमारी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी थी, तो टोटल ताकत थी कि जी एक दिन में हम यहाँ से टोटल 3 ml एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। रूटीन में 1.5 ml सिक्रीट हुआ करता था, वो 1.5 ml हमने एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन इस कॉलेरा की वजह से यहां से कुछ 10 ml सिक्रीट होना शुरू हो गया, तो उसकी तो इतनी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है। तो क्या होगा, जो सिक्रीशन होंगी ये फीसेस के थ्रू वेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक्सट्रीम सिक्रीशन ऑफ क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस, वाटर, ये चीजें हमारे पास वेस्ट होना शुरू हो जाएंगी और ये हमारे पास डायरिया होता है। ठीक होगी बात? अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस, पोटेशियम आयंस, मैग्नीशियम फॉस्फेट। इन आयंस की हमने थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन करनी होती है, बहुत ज्यादा चाहिए नहीं हमें। उसके लिए हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, एटीपी इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एटीपी इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम को, एटीपी इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम को। बहरहाल कुछ चीजें रेगुलेट करें, जिस तरह कैल्शियम को आपको पता है पैराथायराइड हार्मोन और विटामिन डी रेगुलेट कर रहा होता है। पैराथायराइड हार्मोन विटामिन डी को एक्टिवेट करता है और विटामिन डी फिर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को एक्टिवेट कर देता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है गट से। आपको पता होगा दूध के एड्स में आ रहा होता है विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क,
ठीक है, तो वो बेसिकली इसीलिए होता है कि विटामिन डी अगर मिल्क में होगा तो वो जो कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वरना इंसान कैल्शियम इंटेक करता रहता है और कैल्शियम फिजिक्स के थ्रू जाया जाता है, एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन में रोल है, ये तो आपको पता ही है। आयरन आपको पता है, हीमोग्लोबिन बॉडी में कम होगी तो ज्यादा उसको आयरन को ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे ताकि हीमोग्लोबिन बन सके। सिंपल चीजें हैं। बहरहाल एक बात तो बता रहे हैं कि ये जो बायवेलेंट आयंस हैं, ठीक है, बायवेलेंट आयंस की एब्जॉर्प्शन मोनोवेलेंट के निस्बतन कम होती है। जिस तरह सोडियम मोनोवेलेंट था ना, हमने कहा था सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, मैंने आपको बताया था कोलोन में तकरीबन सारा वो सोडियम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जबकि जो बायवेलेंट आयंस है, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम 2+ और इस तरह आयरन 2+, 3+ हो गया, इनकी जो एब्जॉर्प्शन है ये काफी कम होती है एज कम्पेयर टू बायवेलेंट आयंस। डन होगी बात। यहां तक मेरे पास आयंस की एब्जॉर्प्शन थी। फिर देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर हम मोनोसेक्राइड की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि वो ज्यादातर ब्रेक डाउन करके मोनोसेक्राइड्स तक हमने तोड़ लिया होता है कार्बोहाइड्रेट्स की, इतनी डाइजेशन हमने कर ली होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स में जो मोनोसेक्राइड है वो सबसे तो कॉमन कौन सा है? ग्लूकोज। क्योंकि हमारी डाइट में देखो ज्यादातर स्टार्च है और स्टार्च टोटली ग्लूकोज होती है, वो जब ब्रेक डाउन करेगी ग्लूकोज ही बनेगी। उसके अलावा थोड़ी बहुत डाइट में सुक्रोज होती है, सुक्रोज भी आपको पता है टूटती है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनती है, तो यहां भी ग्लूकोज आ गई। लैक्टोज होती है, लैक्टोज भी ब्रेक डाउन होती है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, तो ग्लूकोज बहुत ज्यादा है। और चूंकि ज्यादातर हम खाए स्टार्च रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद तकरीबन 80% जो मोनोसेक्राइड होता है ना वो ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, तो मेनली हम ग्लूकोज को डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे मोनोसेक्राइड को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो जो ग्लूकोज जो अंदर आ रही होती है वो आ रही होती है सोडियम के साथ को ट्रांसपोर्ट के तहत। अब हम देखते हैं डिटेल ये को ट्रांसपोर्ट होती है। ये आप देख सकते हैं सोडियम के साथ ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट हो रही है। देखो को ट्रांसपोर्ट में होता बेसिकली क्या है, सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर थोड़ी है, बाहर ज्यादा है। सोडियम कहता है मेरा हक है कि मैं अंदर जाऊं, मेरा कंसंट्रेशन डिफरेंस ऐसा है कि मुझे अंदर जाना चाहिए है। ठीक है, सोडियम पूरी जान लगा रहा है अंदर जाने के लिए। सही हो गई बात। अब ये समझिएगा ये वो चैनल है जिसने सोडियम को अंदर लेके जाना है। यहाँ पे सोडियम अटैच होगा और ये चैनल सोडियम को अंदर ले जाएगा कि ठीक है भाई तुम्हारा हक है तो तुम्हें हम अंदर ले जाते हैं। डन हो के बाद, लेकिन ये चैनल ना बड़ा अजीब किस्म का होता है। इस पर सोडियम आ गई, सोडियम कहती है यार मेरा हक है, मेरी अंदर कंसंट्रेशन थोड़ी है, मुझे अंदर भेजो। ये चैनल कहता है चलो मैं भेज तो दूंगा लेकिन मेरे साथ जब कोई और आयन अटैच होगा ना मैं तब जाऊंगा अंदर, या कोई और चीज मेरे साथ अटैच होगी ना मैं तब जाऊंगा अंदर। तो होता क्या है, एक तो सोडियम अटैच हो चुका है, दूसरा ग्लूकोज भी आके अटैच हो जाता है। जब ग्लूकोज अटैच होता है ये कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें ले जाता हूं। अब सोडियम और ग्लूकोज दोनों अंदर चले गए। सोडियम का तो हक था, अंदर कंसंट्रेशन थोड़ी है इसलिए सोडियम को तो जाना ही जाना था। ग्लूकोज ना फ्री खाते में चला जाएगा। समझ आई बात की। ग्लूकोज ऑल्दो अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा थी लेकिन सोडियम ने इतनी जान लगाई, सोडियम ने इसको इतना फोर्स किया कि यार अंदर लेके जाओ तुम प्लीज मूव करो, कि उसको वो मूव कर गया और ग्लूकोज ना मुफ्त खाते में अंदर चला गया। तो ये होती है हमारे पास को ट्रांसपोर्ट, जिसमें सोडियम का कंसंट्रेशन ग्रेडेड यूज हो रहा है, ठीक है, और ग्लूकोज की एमी बस मुफ्त खाते में उसकी मूवमेंट हो चुकी है। सीखो की बात। तो ये होती है हमारे पास को ट्रांसपोर्ट, और इस को ट्रांसपोर्ट के तहत हमारी ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। और भी मोनोसेक्राइड जिस तरह गैलेक्टोज वगैरह भी इसी तरह को ट्रांसपोर्ट से मूव करते हैं। अलबत्ता कुछ होते हैं वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जिस तरह फ्रुक्टोज अपनी मर्जी का मालिक है, ये नहीं को ट्रांसपोर्ट से आता, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से आता है। इसके चैनल होते हैं, ये अपने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से आएगा, अंदर आएगा। जब फ्रुक्टोज अंदर आ जाती है ना तो वो अंदर आगे कई दफा कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में, तो अंदर पे फ्रुक्टोज की कमी है। इसी तरह डिफ्यूजन के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू फ्रुक्टोज अंदर आता चला जाएगा। लेकिन चूंकि फ्रुक्टोज ने हमारी बात नहीं मानी, चूंकि फ्रुक्टोज वो को ट्रांसपोर्ट के तहत नहीं आ रहा, इसलिए फ्रुक्टोज की एब्जॉर्प्शन कम हो पाती है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। डन हो गई बात, कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है। फिर देखते हैं हम एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स एज डायपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स के डाइजेशन के बाद जाने वाले हमारे पास अमीनो एसिड बन चुके होते हैं, या कुछ प्रोटीन होती हैं जो अभी डायपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड की फॉर्म में रह जाती हैं। ठीक है, अब ये जो अमीनो एसिड है इनकी एब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रही है? बिल्कुल वैसे जिस तरह ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि ये भी सोडियम के साथ को ट्रांसपोर्ट करके ही अंदर जाते हैं। ये एक चैनल है, इसके साथ सोडियम लग गई है, सोडियम कहती है मुझे अंदर भेजो, ये चैनल कहता है नहीं जब मेरे साथ अमीनो एसिड लगेगा मैं तब अंदर जाऊंगा। ठीक है, तो ये चैनल की प्रॉपर्टीज है। कोई चैनल कहता है मेरे से ग्लूकोज लगेगी तो मैं जाऊंगा, कोई कहता है अमीनो एसिड लगेगी तो मैं जाऊंगा। तो जब अमीनो एसिड आके लगती है ये सोडियम की बात मानता है, सोडियम कहता है चलो अब तो अमीनो एसिड भी आ गई यार प्लीज अंदर ले जाओ मुझे, ये कहता है चलो ठीक है अंदर ले जाता है। अमीनो एसिड जनाब मुफ्त खाते में अंदर चली गई। डन हो गई बात। तो ज्यादातर अमीनो एसिड ऐसे जा रही है। अलबत्ता जिस तरह मैंने यहां कहा था कि फ्रुक्टोज अपनी मर्जी का मालिक है, तो कुछ अमीनो एसिड भी अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। वो कहते नहीं जी हमने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के तहत जाना है, तो वो बता रहे हैं कि मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि अमीनो एसिड को या पेप्टाइड्स को लेकर जा रही होती हैं। एटलीस्ट 5 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं जो कि अमीनो एसिड्स को, पेप्टाइड्स वगैरह को लुमिनल मेम्ब्रेन से, यानी कि ये जो लुमिनल मेम्ब्रेन है यहाँ से अंदर लेकर जा रही होती है। तो अमीनो एसिड के लिए भी दोनों चीजें हैं आपके पास, ये को ट्रांसपोर्ट वाला मैकेनिज्म भी है और दूसरा मैकेनिज्म भी है। फिर आती है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स।
तो जी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ऑप्शन ऑफ फैट में मिसले वगैरह होते हैं, फेरिंग एक्शन होती है, हम पहले भी पढ़ चुके थे। क्या पढ़ा था हमने कहा था यार एक बड़ा फैट होता है, उसकी इमल्सिफिकेशन होती है, वो छोटे पार्ट में टूट जाता है। इमल्सिफिकेशन के बाद डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं लाइपेजेस वगैरह, और तोड़ते हैं उसको इनटू फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है। लेकिन ये फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड बहुत बेताब होते हैं कि दोबारा मिल जाएं और दोबारा फैट फॉर्म कर लें, इसलिए हम इन दोनों के इर्द गिर्द बाइल एसिड्स, बाइल सॉल्ट्स वगैरह आते हैं और इनको दोबारा आपस में नहीं मिलने देते, ठीक है। ये बाइल एसिड्स वगैरह आके इसको लेके जाते हैं, कहते हैं चलो यार मैं तुम्हें अब्सॉर्ब करवाऊं। ये जाने वाली इसको लेके आगे, दरमियान में फैट है, यानी कि दरमियान में फैट सल्फर पोर्शन है, इर्द गिर्द वाटर सल्फर पोर्शन है। तो ये जो वाटर, ये मिसले की कैरेक्टरिस्टिक होती है ना कि इर्द गिर्द पोलर पोर्शन आ जाते हैं। तो अब हमने फैटी एसिड को और मोनोग्लिसराइड्स को नहीं मिलने दिया। जैसे जैसे डाइजेशन होती है कि हम कहते हैं चलो भाई तुम डाइजेस्ट हो गए हो आ जाओ, तुम भी डाइजेस्ट हो गए हो चलो आ जाओ, और हम इनको लेके जाते गए इधर सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब करवाने के लिए, डोली ये पहुंच गए सेल में एब्जॉर्ब होने के लिए। अब यहाँ पे आके ना जो इर्द गिर्द बाइल एसिड्स हैं वो कहते हैं चलो आगे अब तुम अपना सफर खुद तय कर लो, मैंने तुम्हें यहीं तक साथ लेके जाना था। तो बाइल एसिड वगैरह यहाँ पे छोड़ देते हैं, और जो अंदर वाला फैट होता है यानी फैटी एसिड हो गया, मोनोग्लिसराइड हो गया, वो खुद ही इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। क्योंकि आपको पता है ना ये फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड फैट सोल्यूबल है और मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी हुई होती है, तो इसलिए मेम्ब्रेन क्रॉस करना तो इनके लिए मुश्किल नहीं है। लो जी ये सेल के अंदर आ गए, लो ये तो आजाद हो गए। हमने बाहर तो इनको ये तो मिसलेस थे या बाइल सॉल्ट्स थे, इन्होंने रोका हुआ था कि वो खबजा दोबारा मिल गए। जब ये सेल के अंदर जाते हैं तो ये तो दोबारा आजाद हो गए। बाइल सॉल्ट्स तो रह गए हैं बाहर, बाइल सॉल्ट्स बाहर रह गए हैं, वो दोबारा किसी और मजीद फैटी एसिड को पकड़ के अंदर ले आएंगे। इस तरह बाइल सॉल्ट यही करते रहते हैं, पकड़ते हैं, पकड़ के बस सेल तक ले आते हैं और अंदर जाने देते हैं, फिर इसी तरह और पकड़ते हैं, अंदर जाने देते हैं। अब जो अंदर आ चुके हुए हैं ये फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड्स, ये अंदर आने के बाद दोबारा मिल जाएंगे और ट्राइग्लिसराइड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो सेल के अंदर आके इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स फॉर्म हो जाते हैं, जिस तरह यहाँ पर बताया हुआ है काइलोमाइक्रॉन्स वगैरह फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और चूंकि अब ये जरा बड़े पार्टिकल्स बन चुके हैं तो इनको हम ब्लड में एब्जॉर्ब करवा नहीं सकते। तो आगे आपको पता है जो विलाय होते हैं, विलाय के अंदर लैक्टियल्स होते हैं, विलाय का ये स्ट्रक्चर ना विलाय का, इसमें ये लैक्टियल होता है। तो हमारे पास जो फैट होते हैं वो लैक्टियल में एब्जॉर्ब हो गया, लैक्टियल में चला गया तो उसको लिम्फ में चला गया, और फिर लिम्फ के थ्रू ये फैट्स हमारे पास ब्लड में जाएंगे। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। अच्छा ये बात जरूर है कि जो कोई बहुत छोटे फैटी एसिड्स होते हैं ना वो चूंकि थोड़े बहुत वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए वो ये वाली बदतमीजी नहीं करते कि सेल में जाते साथ दोबारा मिल जाएं, ठीक है। तो वो कुछ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हमारे पास डायरेक्टली ब्लड में भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। अगर दोबारा नहीं मिलेंगे, दोबारा ट्राइग्लिसराइड नहीं बनाएंगे, तो फिर हम उनको ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम कहते हैं भाई चिल है। डन होने के बाद यहाँ तक मेरे पास एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसमें हमने डिटेल से सारी चीजों को डिस्कस कर लिया। उसके बाद देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो शुरू वाला पोर्शन है वहां पे ज्यादातर वाटर वगैरह की, इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन हो रही है, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्बिंग कॉलोन। और जो बाकी डिस्टल पोर्शन है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन का कोई लेन देन नहीं होता, बस यही होता है कि जो अभी फीसेस पास नहीं किया उसको स्टोर कर रहा था, तो इसलिए उसको हम कहते हैं स्टोरेज कॉलोन, ठीक है जी। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे मैकेनिज्म चल किस तरह से रहा है। एक तो आपको पता है कि इसने भी वाटर की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, सोडियम की एब्जॉर्प्शन करनी है, लेकिन यहाँ सोडियम की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन की निस्बत कंप्लीट ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ना सेल्स के दरमियान में इतने टाइट जंक्शंस नहीं होते, जो सेल के दरमियान का जंक्शन है ना ये इतने जबरदस्त नहीं होते। हम सोडियम को एब्जॉर्ब करते तो जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत सोडियम लीक होकर वापस भी चली जाती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में सेल्स के दरमियान बहुत टाइट जंक्शन होते हैं। इन टाइट जंक्शन की वजह से हम ये दिखा था मच टाइटर, ठीक है, हम थोड़ी सी भी सोडियम वापस नहीं जाने देते, तो इसलिए कंप्लीटली सोडियम की एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। यही बातें यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई थी। अच्छा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक दिन में मैक्सिमम 5 to 8 लीटर ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर तो इसके अंदर इतना ही वाटर आ रहा है चलो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन अगर किसी वजह से डायरिया की वजह से ज्यादा वाटर आ रहा है, जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि जी वो बैक्टीरिया होता है वो यहाँ पे सिक्रीशन इंक्रीज कर देता है और फीसेस में वाटर बहुत बढ़ जाता है, तो अगर वाटर 5 या 8 लीटर से ज्यादा आ रहा है तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, वो वाटर में फीसेस के थ्रू वेस्ट हो जाएगा। डन के बाद तो ये एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड की बातें थी हमारे पास। आखिर में देख लें बैक्टीरियल एक्शन इन द कोलोन, कोलोन के अंदर बैक्टीरिया होता है जो कि बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहा होता है, विटामिन के, विटामिन B12, थायामीन, इस तरह से कुछ गैसेज भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, ये वो गैसेज होती है जो हमारी गट की गैस होती है ना, फ्लैटस, ठीक है, वो इन्हीं गैसेज से बनी होती है, बैक्टीरिया से बन रही होती है। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस है ना, इनमें विटामिन के बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया विटामिन के ना बनाए तो बैक्टीरिया के अलावा विटामिन के का इंटेक हमारा बहुत थोड़ा होता है। बाकी चीजें ना भी बनाए तो गुजारा कर ही लेंगे, मतलब थायामीन हमारे वैसे भी सोर्सेज होते हैं, मतलब कहने का यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन के है, बस छोटी सी बात थी। कॉम्पोजिशन ऑफ फीसेस बहुत आसान है, इसमें कॉन्सेप्ट वाली चीज ही कोई नहीं है जो मैं आपको बताऊं, बस कितने परसेंट इनऑर्गेनिक मैटर होता है, 20% इनऑर्गेनिक मैटर है, 30% डेड बैक्टीरिया है, सिंपल बातें, कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है। एक चीज जो मैंने मिस कर दी यहाँ पे जनाब, जब वो
लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे थे ना, तो ये इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन भी होती है क्लोराइड के एक्सचेंज में। जिस तरह हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था ना, क्लोराइड अंदर आएगा, बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा, यहाँ भी बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन होती है। क्यों होती है? यहाँ भी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती है। लेकिन यहाँ पे एसिड कहां से आ गया? चलो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो स्टमक से आया था, यहाँ पे तो ऑलरेडी न्यूट्रलाइज चीजें आ रही हैं। तो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन का जो बैक्टीरिया है वो भी तो कुछ एक्शंस कर रहा है ना, तो उस बैक्टीरिया की वजह से अगर कोई एसिडिटी वगैरह होती है तो उसको ये बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।